गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री 4 चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, काफी टाइम्स पूछे गए हैं। इवन नीट लेवल पे या बोर्ड लेवल पे हम बात करें तो काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। स्पेशली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में इस चैप्टर को। ठीक, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, स्पेशली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक, इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स जो नाम दिया गया है, यहाँ पे क्या है कि केमिकल रिएक्शन की रेट। ठीक, पहले सबसे हमें यह समझना होगा कि हम इसे केमिकल काइनेटिक्स कहते क्यों हैं। काइनेटिक्स मतलब आपने समझा है स्पीड को, काइनेटिक एनर्जी आपने वर्ड सुना है, ठीक है बेटा। तो काइनेटिक वर्ड मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी केमिकल की रेट, मतलब वो रिएक्शन कितने समय बाद कंप्लीट हो जाएगी, कितने समय बाद रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, या फिर कुछ परसेंट या 50%, 90% कितने समय बाद डिसोसिएट होगा। ये सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। इससे रिलेटेड फैक्टर जो है, जो इसकी काइनेटिक को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। पहले ये समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं। क्लियर बेटा? चलिए, चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक ना बेटा। केमिकल काइनेटिक्स, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की। केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं? मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट पता करना, उसकी स्पीड क्या है, कितने समय में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक ना बेटा। तो इसी चीज को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंडर पढ़ते हैं, इस चीज को। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं? क्लियर? चलिए, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी कर सकते हो बेटा, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, that branch of chemistry which deals with the study of the rate of chemical reaction कॉमा द फैक्टर अफेक्टिंग, जो इसमें फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे वो चीजें, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, ठीक ना बेटा। mechanism by which reaction proceed is called chemical kinetics, ठीक ना बेटा। तो यहां पे देखिए, इस डेफिनेशन में आपको क्लियरली बताया गया है कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डील्स यानी स्टडी करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन की रेट क्या है, काइनेटिक क्या है, स्पीड क्या है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, एंड मैकेनिज्म, और उसकी मैकेनिज्म क्या है, बाय विच रिएक्शन प्रोसीड, जिस मैकेनिज्म पे रिएक्शन हो रही है वो मैकेनिज्म को समझना इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है बेटा? तो ये रही इसकी डेफिनेशन, पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए आगे देखते हैं, किस टाइप के रिएक्शन को सेलेक्ट करना है काइनेटिक पता करने के लिए। हमें यह भी समझना होगा कि हम किस टाइप की रिएक्शन की काइनेटिक यानी रेट बता सकते हैं। हमारे पास 3 रिएक्शंस होती हैं,
ठीक, अगर हम रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा तो 3 टाइप की रिएक्शंस हमें मिलती है। एक स्लो रिएक्शन मिलती है, एक फास्ट मिलती है और एक मॉडरेट मिलती है। अब आप सोचो, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। तो आपको पता है लोहे में जो रस्ट का फॉर्मेशन होता है वो एक दिन में नहीं होता, 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो 2 से 3 साल तक क्या हम बैठे रहेंगे उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कि उसकी रेट हम बता पाए? नहीं, ठीक, इतना टाइम टेकिंग नहीं हो सकता। अगर हम फास्ट रिएक्शन की बात करें, AgNO3 प्लस NaCl इतनी फास्ट होगी कि इसकी काइनेटिक हम नहीं बता पाएंगे प्रॉपरली। तो ध्यान रखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में बेटा जो रिएक्शन सेलेक्ट की जाती है वो रिएक्शन कोई और नहीं, मॉडरेट टाइप की रिएक्शन को सेलेक्ट करना होता है, तभी हम उसकी रेट बता सकते हैं। अदरवाइज स्लो रिएक्शन में इतना टाइम होगा कि उतना टाइम तक हम एडजस्ट नहीं कर सकते, और फास्ट रिएक्शन इतनी क्विक होगी कि हम उसकी रेट को नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस की, कि किस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करना है बेटा। क्लियर? चलिए आगे लिखिए, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट on the basis of rate, first very fast reaction, तो कौन सा होगा बेटा? इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल कौन सा होगा? NaCl AgNO3 गिव्स आउट, यहां बनेगा AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म में प्लस NaNO3। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि इसकी रेट हम नहीं बता पाएंगे प्रॉपरली, ठीक, बहुत कम टाइम लगेगा। वेरी स्लो रिएक्शन, अगर वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत टाइम लग जाएगा, इसको हम इतना वेट नहीं कर सकते, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक ना बेटा। और अगर हम थर्ड बात करें मॉडरेट टाइप रिएक्शन की बात करें, अगर आप ऐसे लिख लो इसको, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, ठीक ना बेटा। एक मॉडरेट स्पीड से अगर होती है तो रिएक्शन कौन सी होगी? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ठीक ना बेटा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एग्जांपल है। अब इसकी रेट हम बता पाएंगे प्रॉपर, तो ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो रेट के बेसिस पे किया गया है। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। इसकी रेट बता पाना बहुत आसान होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया जाएगा, जबकि ये इतनी फास्ट होगी क्विक कि हम उसकी रेट डिटरमाइन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं फिर, ठीक। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, गर्मी बहुत ज्यादा है, ओके बेटा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जरा देखिए, फोकस करिएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले बात आती है इसकी डेफिनेशन की, ठीक। इट इज डिफाइंड एज the change in concentration। आपको पता है किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, और जब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी रिएक्शन की रेट अगर हमें पता करनी तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन को समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन में
जब स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है, देन प्रोडक्ट में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। और आपने ये भी पढ़ा कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्टेंट, तो जितना चेंज इधर आएगा सामने वाले में उतना चेंज आपको दिखेगा। क्लियर बेटा? ठीक। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट or a product in unit time, ठीक है बेटा? तो इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यह समझना होगा कि ये दोनों क्या चीजें हैं, कैसे हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके हैं बेटा लिखने के, या तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे या फिर इंस्टेंटेनियस आपको पता है, आपने पढ़ा है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में क्या, जो स्मॉल होगा, ठीक, बहुत कम टाइम का अगर पता करना है तो आप इंस्टेंटेनियस का यूज करेंगे, और एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर आप वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ही करते हैं। क्लियर है बेटा? अभी दोनों समझेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें मतलब A to Z आपको समझ में आएंगी। ठीक बेटा, इसको नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, आई होप आपको प्रॉपर क्रिस्टल दिख रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा, ठीक ना बेटा? चलिए, अगर हम बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction measure over a definite time interval is called average rate of reaction। ठीक है बेटा, अगर आप किसी भी रिएक्शन की रेट को मेजर कर रहे हो और एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पे है तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पे मेजर कर सकते हो। अदरवाइज बहुत कम टाइम में हो रही है तो आप उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं उसकी रेट को। ठीक, रेट क्या मतलब, उसको रिप्रेजेंट करना है, जिससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कितने कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आया। ठीक ना बेटा? तो कंसीडर यहाँ पे मान लीजिए एक आपने कंसीडर a hypothetical रिएक्शन, एक हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। ठीक, हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया बेटा। अब अगर मैं इसका लिखूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर एवरेज ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है, और आर फॉर क्या है? रिएक्टेंट। डेल्टा मतलब चेंज आ रहा है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को जो अमाउंट है वो डिक्रीज होने लगता है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन लगता है। अभी आगे चल के डिस्कस करूं, आपको और क्लियर बताऊंगा ये माइनस साइन कैसे आया। ठीक, बट इतना ध्यान रखो, जो आपने रिएक्टेंट लिया था वो पहले 100% था। जब आपकी रिएक्शन शुरू हुई तो यहाँ से कुछ अमाउंट जाएगा, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब इसका अमाउंट घट रहा है, और घटेगा तो घटने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस। ये वैल्यू माइनस में नहीं होगी, वो डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई वो माइनस में। तो आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर इसी को मैं प्रोडक्ट का लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा, आर एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस होगा, क्यों? क्योंकि ये पहले कुछ नहीं था, जीरो था। अब जितना यहाँ रिड्यूस होगा उतना यहाँ इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा जिसके लिए प्लस साइन होगा, ये डिक्रीज कर रहा है दैट्स व्हाई माइनस साइन होगा। क्लियर है सबको? इसको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन करिएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। हो गया सबका? आगे चले, चलिए नेक्स्ट हमारा है बेटा, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसको कैसे मेजर, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जरा वो भी देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। क्या डेफिनेशन है बेटा? डेफिनेशन जरा देखिएगा, लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट at that particular instant of time is called instantaneous rate of reaction, ठीक है बेटा? यहां देखिए क्या कह रहा है, अगर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन मतलब चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट, किसी में चेंज आता है, एक दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट मतलब क्विक, उस टाइम को पता करने के लिए, जो चेंज आया है उसको पता करने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक ना बेटा? और एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पे होगा तो हम किससे पता करते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इस पे एक एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। रिएक्शन हमने लिया रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसको लिखूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे ही लिखिएगा आप, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, माइनस डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी। वहां क्या था बेटा? डेल्टा का साइन था, बाकी स्क्वायर ब्रैकेट इन आर और डी टी, वहां डेल्टा टी था। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, छोटा स्मॉल जो चेंज हो रहा है उसको भी पता किया जा सकता है। वहीं पे मैं अगर प्रोडक्ट का लिखूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है, ठीक ना बेटा? यहाँ माइनस साइन लगा मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, प्लस साइन है मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अभी आगे चल के वो भी चीज डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक? तो पहले इंस्टेंटेनियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख लीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमें समझना है, ठीक? वन बाय वन सारी चीजें कवर करते चलेंगे बेटा। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको नोट डाउन करिए। ओके बेटा, चलिए कुछ एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि कैसे इंस्टेंटेनियस फॉर्म में और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में रिएक्शंस को राइट किया जाता है, ठीक ना बेटा? तो चलिए उसको भी करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक बेटा? एग्जांपल्स क्या है, लिखा हुआ है रिएक्शन है एक, Na plus Mb gives out Pc and Dd, ठीक है बेटा? तो ये आपको दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आपको पता है ये और ये रिएक्टेंट है, तो माइनस
क्या होता है, डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक। और ये जो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना बेटा, जिससे आप बैलेंस करते हो रिएक्शन को, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/n, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। फिर से समझिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, 1/n डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/m डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट आ गया आपका, तो 1/p डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी प्रोडक्ट है आपका, तो 1 कितना हो जाएगा बेटा, डी, ठीक, 1/d डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है सबको? ये एग्जांपल है जिसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो और समझ सकते हो कैसे रिप्रेजेंट किया जाना है। क्लियर बेटा? चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं और इसको पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, इसको आप खुद से ट्राई करिए। तो क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इधर फोकस करिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये दोनों रिएक्टेंट हैं तो माइनस, ठीक, डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, यहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो कोई मतलब नहीं, अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां देखिए 3 से मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखो ये प्रोडक्ट है बेटा, तो कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं, आप खुद से भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक। इसको नोट डाउन करिएगा बेटा, रफ करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, H2 + I2 गिव्स आउट 2HI, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ, तो एक बार खुद से ट्राई करो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। क्यों किया मैंने माइनस? क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अभी आगे और अच्छे से डिस्कस करते हैं, इस चीज को समझते हैं, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी। अब ये आ गया प्रोडक्ट और यहाँ पे 2 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 1/2 डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बेटा? तो ये 3 एग्जांपल है, आपके बुक में और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, उसको आप खुद से लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया है। अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करिएगा। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं एग्जांपल में, इस चीज को जरूर कंप्लीट करिएगा बेटा। 2SO2 + O2 गैस फेज में है, ये बन जाएगा 2SO3। इस रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? इस चीज को आप लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर उस चीज को इमेज फॉर्म में भेजिए, आप जैसे भी आप कर सकते हो, ठीक। तो इस चीज को लिख के अभी ट्राई करिए, अदरवाइज आप खुद से ट्राई करिएगा फ्री टाइम में। पहले अपना नोट्स कवर करते चलिए और आज अच्छे से समझते चलिए बेटा। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप आंसर लिख के बताइएगा, ठीक। अब जरा समझते हैं इस चीज को कि कैसे वो माइनस साइन प्रॉपर्ली। देखिए आपने क्या किया, एक रिएक्शन लिया AB गिव्स आउट, ये चेंज हुआ प्रोडक्ट में, ठीक है बेटा। ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ। मान लीजिए इसका इनिशियल अमाउंट 100 ग्राम था जब टाइम 0 था। जब टाइम कितना था, 0, तो ये 100 ग्राम था प्रॉपर, ये कितना रहा होगा, 0। टाइम t समय बाद इसमें से क्या हुआ, 100 माइनस 40 निकल गया, तो यहां कितना आया होगा, 40, ठीक। तो यहां बचा कितना होगा बेटा, एक्चुअल में यहां बचा कितना होगा, 60। आई बात समझ में? तो अगर मैं मानूं तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा R1, तो ये कितना होगा, R2। क्लियर है सबको? अब आपने क्या लिखा था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ध्यान समझिएगा। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 बोलो, लिख सकता हूं। ठीक, तो अब जरा देखो यहाँ पे मैं R2 और R1 की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, डेल्टा R2 की वैल्यू 60 माइनस 100 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, तो 60 माइनस 100 करोगे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 40। जबकि एक्चुअल में यहाँ पे अगर मैं 40 माइनस 100 आप करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 60, लेकिन एक्चुअल में 60 प्लस में है, 40 यहां से निकल चुका है तो 60 तो प्लस में बचा है। वो जो माइनस आ रहा है यहाँ वैल्यू, इसको इसमें से माइनस करने पे ये वैल्यू माइनस में है, तो एक्चुअल में वैल्यू नहीं माइनस में है, वो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 100 से कितना हो चुका है, 60, इसका कॉन्सेंट्रेशन 100 से घट रहा है, ये बता रहा है, इसीलिए यहां पे माइनस साइन लिखा गया। इनके केस में जरा देखो, आर एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, यहां पे माइनस साइन लगा सकते हैं बेटा इसमें, रिएक्टेंट वाले में। आर एवरेज इज इक्वल टू, अब पहले कितना था इनिशियल अमाउंट 0, बाद में कितना हुआ 40, तो आप क्या लिखोगे P2 माइनस P1, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 0 अपॉन डेल्टा T, कितना आएगा बेटा 40 ही तो आएगा, और प्लस में आएगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन रहता है, प्लस साइन। आप लगाओ, नहीं लगाते हो तो भी ठीक, अदरवाइज आप लगा दो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है सबको। तो प्लस और माइनस शो करने का इतना ही मतलब है कि ये वैल्यू माइनस में नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इस वैल्यू को माइनस कंसीडर नहीं करते। ये माइनस ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है पहले से, और जो प्रोडक्ट में है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्लियर है सबको, आई बात समझ में बेटा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब बनाओगे तो जरा देखो, आपको ये भी ड्रॉ करना, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखो आपने क्या किया, ये ग्राफ प्लॉट करना है हमें। ठीक, टाइम रिएक्टेंट का ये 0 पॉइंट है, रिएक्टेंट यहां पे था C1। ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, घट रहा था, C2 बोलो, घट रहा था ना, और टाइम मान लो यहाँ पे T1 था, कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक, कुछ ऐसा, यहां पे टाइम T1 था, यहां पे टाइम T2 था, और यहां टाइम हो गया। अब क्या हुआ, यहां से डिक्रीज होना शुरू हुआ, ये आया, ऐसे ही बनाएगा बेटा, एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप T1 को यहां लिख लो। ठीक, पहले बना लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है बेटा, तो एक आपको मिला यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला, एक यहाँ पे मिला। ठीक, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, T1, ये हो जाएगा T1, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा T2, ये कौन सा हो जाएगा T2। ठीक, ये हो गया T1, ये हो गया T2, और ये हो जाएगा कौन सा बेटा T। ठीक ना, तो T2 ही रहने देते हैं। ठीक, तो आप देखिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, जबकि वहीं आप प्रोडक्ट का जब ड्रॉ करोगे, प्रोडक्ट के केस में तो टाइम और प्रोडक्ट तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहता है स्टार्टिंग, और 0 से इंक्रीज करता है बेटा। ठीक ना, तो 0 से इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा देखने को वो कुछ ऐसा, आपने क्या लिखा था
आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी, ये तो लिखा था। और यहां क्या लिखा था, आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन घट रहा था, डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी। बोलिए होगा ना बेटा। यहां मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 माइनस C1, बोलो T2 माइनस T1, ठीक है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एनसीईआरटी में ये ग्राफ बना हुआ है बेटा, आप एनसीईआरटी से अच्छे से ड्रॉ करिएगा अपनी स्केल वगैरह यूज करके, ताकि लाइन सीधी बने उसमें, ठीक। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो एक एग्जांपल के तौर पे कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे भी C1 C2 आप केस देखोगे, पहले C2 मिलेगा फिर C1, क्योंकि जितना C2 आएगा उतना ही तो प्रोडक्ट में दिखेगा, ठीक। तो पहले यहाँ C2 मिलेगा फिर C1 मिलेगा, मतलब C1 जितना यहाँ 100% वो 100% इधर पहुंच चुका होगा, ठीक। यहाँ टाइम T2 और T1 मिलेगा। क्लियर है सबको, ठीक। तो एनसीईआरटी से इस फिगर को ड्रॉ करिएगा बेटा अच्छे से, और नहीं समझ में आएगा कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है बेटा आपकी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या यूनिट होती है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या यूनिट होगी? रेट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक। क्या होता है बेटा? रेट इज इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर इनटू क्या? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ये दोनों जाएंगे ऊपर, फाइनली यूनिट क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर है सबको? तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दोनों ऊपर जाएंगे, तो ये यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शंस की, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे यूनिट पूछ ली जाती है, ठीक बेटा। चलिए एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, जो अभी तक आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो भी हेडिंग्स है वो कवर करते हैं। तो हम एक एक चीज कवर करते हुए चल रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इवन एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करना बेटा, कहीं भी एक चीज छूटनी नहीं चाहिए, क्लियर ना? चलिए तो पहले देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। ओके बेटा देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन टेक्स्ट का, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m मोलैरिटी टू 0.02 m in 25 minutes. Calculate average rate of reaction using units of both in minute and second. क्लियर ना? आप किस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से जरूर देखिएगा, मैंने ओरली इसको बोला है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। कह रहा है फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वेरी गुड। फिर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज, C1 आपको दे रखा है, C1 दिया है 0.03 और कह रहा है चेंज होके हो गया 0.02। टाइम कितना लगा है? 25 मिनट। आपसे कह रहा है बताइए सेकंड में और किसमें? मिनट में, दोनों में आपको बताना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बेटा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? माइनस
डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। बोलिए, यही लिखेंगे ना। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 की वैल्यू दे रखा है डायरेक्टली 25 मिनट। तो बताओ R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू 0.02 और इसकी वैल्यू कितनी बेटा 0.03 अपॉन 25, वैल्यू कितनी बचेगी माइनस 0.01। क्लियर है सबको, अपॉन 25। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा बेटा वो आपका मिनट में आएगा, ठीक है ना बेटा, वो आंसर आएगा मिनट में। मिनट में कितना आंसर आएगा आपका 4 इंटू, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक, -4। और यूनिट क्या थी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है सबको, ये आया मिनट में, सॉरी रेट की यूनिट नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक, मिनट में आया आंसर बेटा, ठीक। अब जरा इसको सेकंड में, तो सेकंड में इन सेकंड में क्या करोगे, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 को 60 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 60 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू किसमें आ जाएगी, सेकंड में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -6 m सेकेंड इनवर्स। क्लियर है सबको, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं टफ है इसमें, ठीक। आपको रिएक्टेंट दिया था, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन पहले 0.03 था, बाद में 0.02 हो गया इन 25 मिनट। आपसे पूछ रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी इन मिनट एंड सेकेंड। क्लियर बेटा, नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसी बॉक्स में आपका सेकंड क्वेश्चन भी है इंटेक्स का। चलिए रफ करें इसको बेटा। चलिए पहले तब तक क्वेश्चन पढ़ो, आप इसको सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चंस क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, इन अ रिएक्शन 2A गिव्स आउट प्रोडक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस, जो A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। आप बताइए इस टाइम इंटरवल पे रेट क्या होगी, ठीक है ना बेटा। तो रेट क्या होगी जरा देखो, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा। आपसे क्या दिया है, 2A प्रोडक्ट, ठीक, 2A प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको लिखोगे अगर आप, R एवरेज इज इक्वल टू माइनस, अब देखो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 1/2 डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा टी। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस, अब डेल्टा A की वैल्यू आपको पता है कितना चेंज हो रहा था 0.5 से 0.4, तो आप क्या लिखोगे 0.4 माइनस 0.5 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया बेटा 10। इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -1 -0.1 और -0.1 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आंसर आएगा। अपनी इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर आपके चैप्टर के एंड पे होता है, वहां से आंसर मैच करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका आंसर कितना आया है। क्लियर ना बेटा, ठीक। आगे चले, तो ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स, जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स थे जो अभी तक के आपने टॉपिक कवर किए हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है, हमें डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बेसिस पे जानना है कि रिएक्टेंट में कोई भी चीज जितनी रेट से डिसअपियर होगी तो प्रोडक्ट में उतनी ही तेजी से वो अपीयर भी होती है। जो प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, जो भी चीज अपीयर होगी वो उसी रेट से वहां पे दिखाई जाएगी। क्लियर ना बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस पॉइंट को, ठीक। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए आपने क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, ठीक। देन क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी, स्लो फास्ट मॉडरेट पढ़ लिया आपने। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज समझा। उसके बाद आपने उसकी यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या होती है यूनिट, ये भी आपने पढ़ लिया। 2 रिलेटेड क्वेश्चंस भी करके देखे आपने, कुछ एग्जांपल्स किए थे आपने, ठीक।
आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, इसको थोड़ा आप नोट्स बना के लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा बेटा। चलिए, क्या है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन? क्या लिखोगे? मान लो एक रिएक्शन है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, आप स्टेटमेंट छोड़ दो, मैं ओरली बोलूंगा, उसके नीचे गैप करके आप लिखिएगा फॉर ए रिएक्शन। मान लेते हैं एक रिएक्शन हमने लिया है यहाँ पे, फॉर ए रिएक्शन A + 2B गिव्स आउट 3C + 4D। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन हमने लिया है। अब मुझे बताना है यहाँ पे A का 1 मॉलिक्यूल्स है, B का 2 मतलब इसके 1 मॉलिक्यूल के लिए इसका 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे C के? 3, जबकि यहाँ से 1 मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? 4। क्लियर है सबको? यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर मुझे लिखा हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ठीक है बेटा? ठीक, तो रेशियो कितना आएगा? 2:1। अगर मुझे लिखना हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो आपको पता है डिसअपीयरेंस क्यों लिखा? क्योंकि रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है तो इसका फॉर्मेशन होगा। C का फॉर्मेशन आपको पता है, C का यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो ये 1 है, 1 से 3 मतलब इसका ट्रिपल। तो क्या लिखोगे? 3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेशियो कितना आएगा बेटा? 3:1। क्लियर है सबको? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 4 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ D, रेशियो कितना आएगा? 4:1। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह इस केस में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है, नोट डाउन करिएगा, मैं ओरली बोल रहा हूं आपको, आप रिवर्स करके भी सुन लीजिएगा अगर आपका कहीं छूट जाता है तो। लिखा हुआ है when there are several reactant and product the individual rate of various component, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रेट वेरियस कंपोनेंट में डिफर, अलग अलग हो सकती है। आई रिपीट, when there are several reactant and product the individual rate of various component may differ as they would depend on the stoichiometric coefficient। ठीक है बेटा, जिस नंबर से आपने बैलेंस किया उसी पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को पहले लिखिएगा, फिर इस रिएक्शंस को लिखिएगा। क्लियर है सबको? अब मैं यहाँ पे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखूं तो क्या होगा बेटा? ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। आप पॉज करिए, खुद से लिखिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए खुद से। प्रोडक्ट है तो कितना होगा? 1/3 डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T। यह है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा इसे। ठीक ना? तो यहां तक पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। ठीक, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल ऑलरेडी वो सॉल्व है,
बट एक बार खुद से आप ट्राई करिएगा, और इससे रिलेटेड जब आप उस एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे, अगर वो सॉल्व हो जाता है प्रॉपरली, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, स्टार्टिंग में सेकेंड, आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी आप ट्राई करिए, वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा आसानी से। ठीक ना, तो अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिए, प्रॉपर अपना नोट्स मेंटेन करिए बेटा। ठीक, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा बेटा, और साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी क्लास 12th। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या मतलब, ठीक है, रेट लॉ। ठीक, आई थिंक नहीं, डिपेंडेंस ऑफ रेट on concentration ठीक ना बेटा। तो कई फैक्टर्स हैं, देखो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग rate of reaction। फर्स्ट, कंसंट्रेशन। आपसे पूछेगा कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, थर्ड कैटलिस्ट। ठीक बेटा, फोर्थ सरफेस एरिया, एंड फिफ्थ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है सबको? ये फैक्टर्स हैं जिसपे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। वन बाय वन फैक्टर पे डिस्कस करते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर रिएक्टेंट में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरा रिएक्टेंट जिसमें दूसरी रिएक्शन जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और एक थर्ड रिएक्शन जिसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, आपको पता है जब रेट आप डिटरमाइन करोगे कि कौन सी रिएक्शन बहुत तेजी से होगी, तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। तो जब ये ज्यादा दूर होंगे तो कम से कम हीट पे इवापोरेट करेंगे, बहुत तेजी से निकलेंगे बाहर की तरफ, रिएक्शन बहुत तेज होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस के कंपैरिजन में पास होते हैं, सॉलिड के बहुत पास होते हैं। तो बताओ कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा अच्छा होगा, रेट उसकी किसकी ज्यादा हो सकती है, सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की? तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा बेटा, गैस। ठीक ना बेटा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं, उनको आसानी से रिएक्शंस कम से कम हीट पे प्रोवाइड मतलब कराई जा सकती रिएक्शन को, जबकि सॉलिड के बीच बने बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लगेगा। गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बेसिस पे अगर हम देखें तो सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में गैस की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी। ठीक, बात करें टेम्परेचर की, तो आपको पता है टेम्परेचर भाई सिंपल सा है, हीट जितनी ज्यादा दोगे रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। ठीक, इस स्टेटमेंट पे टेम्परेचर पे एक आगे साइंटिस्ट आएंगे, आर्हीनियस, उन्होंने एक वर्ड कहा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लो पर्टिकुलर जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, लेकिन जब टेम्परेचर T2 होगा और T2 और T1 के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करते हो तो जो K पहले था वो जस्ट डबल हो जाएगा, ऐसा आर्हीनियस ने बताया था। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, यहाँ पे उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इतना ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर वाला केस जो है फैक्टर, वो आगे चल के चैप्टर के एंड पे आएगा, आर्हीनियस इक्वेशन, वहां हम पढ़ेंगे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें ये बताया गया था कि अगर हम टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो हमारा रेट कांस्टेंट K है वो 2K में बदल जाएगा। आई बात समझ में? ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था, आगे चल के डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट एक केमिकल कंपोनेंट होता है जो किसी भी रेट की रिएक्शन की रेट को इनिशिएट कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक, स्टिमुलेट कर सकता है। तो ध्यान रखना कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है। बात करें सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया आप ऐसे एग्जांपल समझो, अगर आपके पास एक वुडन ब्लॉक है और एक उसी वुडन ब्लॉक का बुरादा है, लकड़ी का बुरादा, तो आप बताओ जल्दी कौन सा चीज कंपोनेंट ज्यादा टाइम तक जलेगा और जल्दी कौन जलेगा, ये लकड़ी या फिर बुरादा? हम बुरादा ही यूज करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो इतना ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी, इसीलिए हम लकड़ी का बुरादा ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो काफी टाइम तक जलता है, ठीक। लकड़ी उतनी तेजी से नहीं जल पाएगी, काफी टाइम लगेगा उसको जलने में ही, ठीक है बेटा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। फैक्टर ये भी है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेंगे। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये फैक्टर्स हैं। इसको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन करिए, आपसे फैक्टर ही पूछे आएंगे। स्पेशली रही बात टेम्परेचर की, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। क्लियर है सबको यहां तक? आगे चले बेटा, चलिए आगे चले, चलो देखते हैं। फर्स्ट, डिपेंडेंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अब पहला फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो कैसे क्या चीज वो देखते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आएगा बेटा रेट लॉ। क्या आएगा बेटा? रेट लॉ। फर्स्ट हेडिंग डालिए रेट लॉ। मान लो एक रिएक्शन है ए, कैपिटल ए, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, स्मॉल ए, और एक आपका बी, ठीक, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी, जबकि कंपोनेंट आपका कैपिटल बी है, और यहां बन रहा है कैपिटल सी, स्टोइकोमेट्रिक स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, ठीक। अब जब इसका रेट लॉ लिखोगे बेटा, डेफिनेशन अभी हम लिख लेंगे, जब इसका हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली रखी गई है या फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही है केवल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे आप x और y कंसीडर कर लो, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ये एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे रखी गई है या फिर वैसे ही प्रूफ किया गया है। तो ध्यान रखना, जो यहाँ पे पावर होती है, ये पावर हो सकता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के सिमिलर हो और नहीं भी हो सकती है। तो बेटर है कि आप उसे x और y मान के चलिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो डेफिनेशन में भी हम लिखेंगे कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो हमने क्या लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू बी की पावर y। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे बेटा, तो यहाँ क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू के इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x और b की पावर y। क्लियर है सबको? ठीक बेटा, ठीक। तो ये आपका मिल गया। और अगर मैं इसी रिएक्शन को लिखता एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में या फिर इंस्टेंटेनियस में, तो आपको पता है क्या लिखता मैं, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में दो कंपोनेंट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रिएक्टेंट में दो कंपोनेंट, क्या लिखता, डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी। अब बताओ, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर मैं ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो बताओ क्या लिख सकता हूं फाइनली? मैं लिख सकता हूं बेटा माइनस डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, के इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर y। ये भी फॉर्मूला आ सकता है, ठीक ना बेटा। तो आगे चल के इसका यूज हम करेंगे, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम प्रूफ करेंगे डेरिवेशन, तो वहां पे इसका यूज होगा, ठीक। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्लियर है सबको? ठीक। तो ऐसे रेट लॉ को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, एक बार फिर से समझ लो।
आपने एक रिएक्शन लिया, अब आपको प्रोडक्ट से विशेष मतलब नहीं होगा। रिएक्शन में ए इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए है, बी का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी है। जब इसका आप रेट लॉ लिखोगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये एक्स और वाई जो है वो हो सकता है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सिमिलर हो और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना बेटा। तो जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ पे आएगा के। अब यहाँ पे के क्या है, के इज अ रेट कांस्टेंट, लिख लीजिएगा नीचे नोट करके, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के इज अ रेट कांस्टेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली साइन है, उसको जब हटाया आपने तो मिला था ये रेट कांस्टेंट। आई बात समझ में? इसको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन करिएगा। तो अब बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की, इसका स्टेटमेंट जो है वो नोट डाउन करते हैं बेटा, ठीक। रेट लॉ कहते किसे हैं, है समझ में? चलिए देखते हैं। प्रीवियस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, डोंट वरी, उसका भी लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बट पूरी कोशिश है बेटा टाइमली आपको लेक्चर मिलेगा। अगर आप टाइमली नहीं मिल पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक। रक्षा बेटा लेक्चर आपको नहीं मिला था प्रॉपरली, आपने मैसेज भी किया था, बट डोंट वरी, मेरी पूरी कोशिश है आपको लेक्चर प्रॉपर मिलेंगे। जो रिमेनिंग है सारे पॉइंट्स कवर होंगे, थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए बस, ठीक। देखिए लिखिए रेट लॉ किसे कहते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटा। मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेस कर दिया, कैसे हम रेट लॉ को डिटरमाइन करेंगे ये चीज। तो क्या डेफिनेशन है, ध्यान सुनिएगा, पहले डेफिनेशन नोट करिएगा, फिर इस चीज को स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच, रेट लॉ is the expression in which reaction rate is given, reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant, molar concentration of reactant with each term rise to the sum power, उसकी जो पावर थी, ठीक, rise to the sum power comma which may or may not be same, which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reacting species, stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। क्लियर है सबको? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हो सकता है वो जो एक्स और वाई पावर आपने लगाया वो उसके इक्वल हो, नहीं इक्वल होगा तो उसको हम आगे चल के डिटरमाइन भी करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक, तो इसको अच्छे से यहां तक नोट डाउन करिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे रेट लॉ को, वो भी करके देखते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन करिए बेटा। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं रेट लॉ से रिलेटेड। चलिए कुछ रिएक्शंस लेते हैं, फिर उसको देखते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस करते हैं कि कैसा देखिए, मतलब कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक। देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन लिखी हुई है, एग्जांपल हमने लिया 2NO plus O2 gives out 2NO2, ठीक। अब इसका जब रेट लॉ लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इन कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, रिएक्टेंट से ही, NO2, ठीक, की पावर 2 और O2। क्लियर है सबको? ठीक, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और ये, तो ये एक्सपेरिमेंटली लिखा गया होगा। अगर यहीं पे बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो दूसरे एग्जांपल में ऐसा कोई एग्जांपल्स आपको मिलेगा जिसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे ये CH3 या मान लो ये C12H22O11 प्लस H2O गिव्स आउट, आपका एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का प्लस एक मॉलिक्यूल बनता है बेटा फ्रक्टोज का, ठीक। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है और ये आपका सुक्रोज। अब यहां पे जब रेट लॉ लिखोगे ना बेटा तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 की पावर 1। आप सोचोगे सर आपने वाटर तो लिया ही नहीं, ठीक, तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे ये कौन सा है, स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये आगे चल के हम देखेंगे बेटा कि हमें एक्चुअल में रिएक्शन में
जो दिख रहा है यहाँ पे 1 और 1, इसको हमें लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हम वहां नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये आगे चल के हम देखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक, ये उसी का एग्जांपल है। बस आपको मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आप रेट एक्सप्रेशन को शो कर पाए। तो जो रिएक्टेंट है, ठीक, NO2 के इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 जो स्टाइकोमेट्रिक वो इसकी पावर में जाएगा। यहाँ देखिए O2 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे चले। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, किसी भी रेट की ऑर्डर फाइंड करना। ठीक, ध्यान रखिएगा दो चीज हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। हमें आगे चल के ये भी पढ़ना होगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ठीक, और ऑर्डर हम पहले पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सारी चीजें 1 बाय 1 देखेंगे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक, ये 3 हमारे सिलेबस में स्पेशली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे गए। ठीक, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ऑर्डर निकालते कैसे हैं। ठीक, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं जरा वो देखो। आपने एक रिएक्शन लिया A B C प्लस D। ठीक बेटा, जब इसका आप रेट लिखोगे, रेट लॉ लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर x और B की पावर y। क्योंकि हमें ये नहीं पता ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंटली बैलेंस्ड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो ये जो x और y है इसी का अगर आप सम कर दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ x प्लस y, तो आपकी जो x और y की वैल्यू इसी का सम कर दो तो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ठीक, अब इतना ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसी का सम करना है, पावर का सम कर दीजिए, आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आ जाएगी। ठीक, तो इसमें पहले एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लो। यहां तक नोट करने के बाद नीचे स्टेटमेंट नोट डाउन करिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं आपको स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक, किसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब x एंड y, सम ऑफ, सम मतलब ऐड करना, सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट दैट इज x प्लस y गिव्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। वो आपको देगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेयर x एंड y रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड A एंड B। तो जहां पे x और y है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट दैट इज x प्लस y गिव द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों का सम करके आप ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेयर x एंड y, जो x पर्टिकुलर है और y है, रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ऑफ A एंड B। तो जो A की पावर x है, जो वहां वैल्यू आएगी वो A की ऑर्डर होगी, और जो B की पावर y है, y की वैल्यू जब आप फाइंड कर लोगे तो वो B की ऑर्डर होगी, और जब दोनों ऐड कर दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप A की पावर x को फाइंड आउट कर ले गए तो ये इसकी ऑर्डर होगी, और अगर आप B की पावर y आप निकाल ले गए तो वो इसकी ऑर्डर होगी। लेकिन इन दोनों को अगर आप सम कर देते हो बेटा तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आ जाएगी। आई बात समझ में? तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होता है, हमें रिएक्टेंट की भी ऑर्डर निकालनी होती है। तो आगे चल के हम 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़नी होती है। ठीक, तो ये तो बात थी बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। इसके नीचे एक पॉइंट और लिखिएगा। ठीक, जितना भी आपने मैंने बोला था वो लिखा आपने, ठीक ना बेटा, रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट A एंड B। नीचे नई लाइन से लिखिएगा हेंस द सम ऑफ पावर, इन्वर्टेड कॉमन में कर लीजिएगा, यही मेन डेफिनेशन है। द सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी जो पावर है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ
एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। यही एग्जाम में आप लिखिएगा, ठीक ना बेटा, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है सबको यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कितनी हो सकती है? डैश 0, 1, 1, 2, 3 एंड इवन इन अ फ्रैक्शन, एंड इवन इन अ फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन की रेट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकती है। आई बात समझ में? आगे चले चलिए आगे देखते हैं। ठीक, पहले इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की, ठीक है बेटा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो आपको पता है रेट इज इक्वल टू के इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो अगर मैं यहां पे के निकालू रेट कांस्टेंट, तो क्या निकल के आएगा? रेट अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। और हमको पता है बेटा रेट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। पढ़ा था आपने, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, पढ़ा था ना? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू, ये नीचे है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। बोलो, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से के क्या निकल के आएगा बेटा? आप इसको सॉल्व कर लो तो आप देखो कैंसर कॉन्सेंट्रेशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना टाइम ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसकी यूनिट आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो पहले हम ये देखते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनकी यूनिट निकाल के देखते हैं। यूनिट क्या निकालते हैं? के की यूनिट, रेट कांस्टेंट। आई बात समझ में? चलिए एक एक चीज कवर करते चलेंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे बेटा, ठीक। चलिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के, ठीक। आप ऐसा कॉलम बनाइएगा, ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी बुक पे बना हुआ है बेटा, ठीक। यहां क्या है? रिएक्शन ओके बेटा, रिएक्शन, सेकंड है आपका ऑर्डर, और थर्ड है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक ना बेटा। तो रिएक्शन कौन सी? जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर कौन सी? सेकेंड ऑर्डर, ठीक। जीरो ऑर्डर में जीरो क्या होगी? क्या लिखते हो? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर, लीटर को क्या कर सकते हैं? इनवर्स अपॉन टाइम, टाइम का क्या होता है? सेकेंड, इनटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था, इससे पहले मैंने आपको एक्सप्रेस किया था, ठीक। यहाँ नीचे कॉन्सेंट्रेशन था, देखो आपने ऐसे ही लिखा था, K इज इक्वल टू रेट अपॉन ए का कॉन्सेंट्रेशन या फिर R का कॉन्सेंट्रेशन की पावर X, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ही नीचे ही रहेगा ना ये, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? मोल लीटर। अब कितना कितना ऑर्डर है इसका? जीरो, यही तो है बेटा, मोल्स पर लीटर। ऑर्डर कितनी है इसकी? जीरो ना, लीटर इनवर्स की पावर कितनी हो जाएगी? जीरो। और आपको पता है जैसे इसको आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये चीज तो पूरी खत्म हो जाएगी, ये सेकंड ऊपर जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलिए, ठीक। ये आ जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इंटू
1/मोल लीटर इनवर्स, ये भी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट की पावर 1। अब आपको पता है मोल से मोल, लीटर से लीटर, ठीक, इनवर्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, सेकंड इनवर्स। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आएंगे। अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तो क्या होगा बेटा, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड इंटू 1/मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा बेटा, मोल, ये ऊपर जाएगा, याद रखो ये 2 ट्वाइस है, एक कैंसिल होगा एक बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में? ये हो जाएगी यूनिट किसकी बेटा, सेकंड ऑर्डर की, सॉरी। तो ध्यान रखिएगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये टेबल आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी बनी है, आप वहीं से ड्रॉ कर लीजिए, इस टेबल को आसानी से लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि हम यूनिट को कैसे डिटरमाइन करेंगे। हमें इनसे विशेष मतलब नहीं है, हमें ये याद होना चाहिए। जीरो ऑर्डर की यूनिट ग्रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की बहुत आसान है, सेकंड इनवर्स है। सेकंड ऑर्डर की मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर बेटा? ये यूनिट है रेट कांस्टेंट की, ये आपको याद रखना होगा। आई बात समझ में? चलिए रफ करें इसको। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी होता होगा कि सर आपने कहा कि अगर हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करते समय एक्स और वाई को सम कर रहे थे, पावर को सम कर रहे थे, ऑर्डर आ जा रही थी, तो अगर पावर को सम करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, ठीक, लेकिन जीरो कैसे आएगा? अगर किसी सब्सटेंस का अमाउंट की पावर जीरो है तो वो सब्सटेंस का मतलब है ही नहीं, वहां तो 1 होना चाहिए और 1 होगा तो खत्म हो जाएगा ना फिर प्रॉपरली। हो जीरो मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, तो जीरो कैसे हुई ऑर्डर? ठीक, तो पहले कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बेटा, एक्सरसाइज नहीं सॉरी इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा, उसको करके देखते हैं। ठीक, उससे आपका थोड़ा और कवर हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा, लिखा है A to B, A plus B एक रिएक्शन है, गिव्स आउट, प्रोडक्ट बना हुआ है, कह रहा है इसका रेट लॉ जो लिखा गया है, रेट लॉ इज इक्वल टू K, A की पावर 1/2 है और B की पावर 2 है। तो बताइए ऑर्डर कितना होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 और प्लस 2 कितने आ जाएगी ऑर्डर, 2.5। आई बात समझ में? तो हम निकाल सकते हैं 2.5, ये ऑर्डर है बेटा। क्लियर है? ठीक, तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी इंटेक्स में है। एक क्वेश्चन और है वहां पे, उसको खुद से ट्राई करिए, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा उसमें कि हम उसकी ऑर्डर बता सकते हैं। उसके बाद भी एक बॉक्स में क्वेश्चंस लिखे हैं, वहां पे यूनिट दी गई है और आपसे पूछा गया है बताइए कौन से ऑर्डर की है। ठीक, तो यूनिट अभी आपने देखा था, उसके ब्याह पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है। क्लियर ना बेटा? हम आगे चलते हैं, इसके आगे कवर करते हैं टॉपिक को। हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन, उसे इंटीग्रेटेड फॉर्मूले क्यों कहा गया, ये सारी चीजें 1 by 1 समझते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं सब। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। चलिए देखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक बेटा।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान रखिएगा, इसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जब डेरिवेशन आप करते हो तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। और आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मैथ्स वाले तो स्पेशली अच्छे से जानते हैं, बायो वाले करते हैं बहुत अच्छे से, बट कुछ ना कुछ कह सकते हो उससे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मुझे भी प्रॉपरली वो टॉपिक काफी टफ लगता था। ठीक ना बेटा, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन टर्म यूज किया गया है, जिसके बेस पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को उसका जो फॉर्मूला है वो डेराइव कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या है फॉर्मूला, ध्यान सुनिएगा। एक कोई रिएक्शन हमने लिया हाइपोथेटिकल, ए से बना है प्रोडक्ट, ठीक, मान लो आर है, रिएक्टेंट से बना है प्रोडक्ट। टाइम जब जीरो था तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा ए नॉट था। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट। जब टाइम टी हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 80। अच्छा, टाइम जीरो पे यहाँ जीरो था, टाइम टी पे यहाँ 80 हो गया। ठीक, अब जब इसका तुम रेट लिखोगे, इंस्टेंटेनियस मान लो लिखते हैं, आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, माइनस डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 अपॉन डी टी। बोलो, यही लिखेंगे, क्लियर है सबको। चलिए, जब इसका रेट लॉ लिखेंगे बेटा तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 की पावर जीरो, क्योंकि पावर हमको पता चल चुकी कौन से ऑर्डर की है, जीरो, तो यहाँ जीरो लिखेंगे। तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा, रेट इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा मेरे लाल, क्या बचेगा, के बचेगा। क्लियर है। अब देखो, ये रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन, ये रेट है, दोनों एक दूसरे की इक्वल, तो ये भी इक्वल होगा। तो देन क्या मिलेगा हमें मिलेगा बेटा माइनस डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। आई बात समझ में, ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसका जब हमने लिखा तो क्या लिखेंगे, माइनस रिएक्टेंट में है, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 अपॉन डी टी। क्लियर है। अच्छा, जब इसी का रेट लॉ लिखा गया तो रेट इज इक्वल टू के इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 की पावर जीरो। अब इसकी पावर जीरो की हो जाएगा, खत्म, 1 हो जाएगा, के इंटू 1 मतलब के आया बचेगा आपका, रेट इज इक्वल टू के। अब बताओ, अगर इस रेट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। अब जरा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 अपॉन के डी टी। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसका जैसे इंटीग्रेशन करोगे बेटा, इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन नहीं प्रॉपर कर रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। मिलेगा 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। क्या मिलेगा बेटा, 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई बात समझ में, ठीक, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है वो। ठीक, अब इस सी की वैल्यू निकालनी होगी जो यहां पुट करना होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने क्या किया, टाइम जीरो लिया। अब आपको पता है टाइम जीरो पे जो 80 है वो क्या रहा होगा, ए नॉट। अरे भाई, टाइम जीरो पे 80 तो था नहीं, टाइम टी पे 80 था, तो टाइम जीरो पे 80 कहाँ रहा होगा, ए नॉट पे, यानी 80 किसके इक्वल रहा होगा, ए नॉट के। जरा इसी चीज को पुट कर दो यहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्या मिलेगा, यहाँ ए नॉट आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम कितना लिया आपने, जीरो, प्लस क्या आ जाएगा, सी। तो बताओ के इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए नॉट इज इक्वल टू, यानी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए नॉट। अब इसी सी की वैल्यू को ये सी पे रख दीजिए, इस वाली वैल्यू को यहां रख के देखिए तो क्या निकल के आएगा। मैं इस साइड रफ कर दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। क्या निकल के आएगा, 80 देन 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस
सी की जगह पे क्या रखोगे, ए नॉट। बोलो क्लियर है। अब माइनस के टी को बाहर लेके आओ तो के टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट माइनस ए टी। बोलो तो बताओ के इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रेट कांस्टेंट के निकालना है तो ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको। इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है बेटा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक। उसको दोबारा से फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबको यहां तक। चलिए ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला जिसपे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक। अब इसी टाइम पे हम ये भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मुझे हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है सबको। चलिए देखते हैं, रफ करें बेटा इसको। चलिए देखो, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ, ठीक बेटा। जब आपने टाइम, आपको पता है टी इज इक्वल टू टाइम कितना रखना है, टी हाफ। और आपको ये भी पता है कि आपने जो रिएक्शन ली थी, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, जब टाइम जीरो था तो ये कितना था, ए नॉट था। बताओ जब टाइम हाफ हो चुका होगा, मतलब इसका जितना इनिशियल अमाउंट है टी हाफ, जब टाइम टी हाफ हो चुका होगा तो इसका आधा अमाउंट तो खत्म हो चुका होगा ना। अरे हाफ तो डिसोसिएट हो चुका होगा, इसकी हाफ लाइफ, मतलब अगर ये 100 ग्राम है तो हाफ लाइफ कितनी होगी, 50 ग्राम। तो 50% तो चला गया, तो 50% चला गया मतलब ए नॉट का ए नॉट बाई टू, और ए नॉट बाई टू किसके इक्वल होगा, 80 के। यही तो लिया था आपने, पहले आपने इनिशियल कितना लिया था, ए नॉट, और फाइनल कितना ले लिया था आपने, 80 टाइम टी पे। तो यहाँ टाइम टी पे जो आपने टाइम लिया कितना लिया, टी हाफ। टाइम टी पे आपने टाइम कितना ले लिया, टी हाफ, और 80 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए नॉट बाई टू। फॉर्मूला इससे पहले आपने क्या लिखा था, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 अपॉन टी। बताओ जरा, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 की जगह क्या रख सकते हो, 80 की जगह ए नॉट बाई टू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, अपॉन टी। और टी की जगह क्या रखोगे बेटा, टी हाफ। बोलो रख सकते हैं। ये 2 आ जाएगा नीचे, तो फाइनली क्या बचेगा, टी हाफ इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू ए नॉट 2 इंटू टी हाफ। बोलो लिख सकता हूं। फाइनली टी हाफ को इधर कर दो, के इधर कर दो, बताओ क्या निकल के आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे टी हाफ का जो कॉन्सेप्ट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो विद रिस्पेक्ट वर्सेस टाइम, यानी हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आएगा बेटा, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट करके रखिएगा। टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो मेन फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था, के की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे वो निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा इसका डेरिवेशन, इसको अच्छे से नोट करिए बेटा। फिर बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे कि वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ही है, ठीक ना बेटा। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, फिर आगे चलते बेटा। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका। ये तो था डेरिवेशन इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, हमने मेन फॉर्मूला और हाफ लाइफ डिटरमाइन कर लिया कि कैसे इसको डेराइव किया गया। फाइनली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ही यूज करके अगर हाफ लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसको सॉल्व करना है, ठीक।
अब ये समझना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती कौन सी हैं, कैसे हम समझ पाएंगे कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। ठीक, चलिए वो भी एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखते हैं। ओके बेटा, देखिए अब हमें ये समझना है एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आप लिख सकते हो, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। H2+Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा, 2HCl। क्लियर बेटा, यहां पे जो देखो हमें, मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ओवर मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। ठीक ना बेटा, तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो पहला एग्जांपल मैं ले सकता हूं NO2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम N2+O2 गैस फॉर्म में। ठीक, आप इसको बैलेंस करो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक ना बेटा, कुछ ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें 2NH3 गिव्स आउट, यहाँ पे हम ले सकते हैं मोलिबेडनम और टंगस्टन, ये बनेगा N2+3H2, N2+3H2। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे रिएक्शंस की, अगर इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाए 1130 केल्विन टेम्परेचर पर प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा N2+3H2 गैस फॉर्म में, गैस गैस। ठीक, अमोनिया ऑल्सो है गैस। ठीक ना बेटा, और एक और एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस। क्लियर है सबको। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे हम समझ पाएंगे कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, कैसे ये समझ पाएंगे। देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे थे, जब रेट लॉ लिख रहे थे तो रेट लॉ क्या लिखते, रेट इज इक्वल टू K इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर X Cl2 की पावर Y, यही कर रहे थे। यहाँ पे इनकी पावर क्या है एक्सपेरिमेंटली हमें डिटरमाइन करना होगा, बट हमें पता है कि जब तक आपको ये कैटलिस्ट ना दिया जाए प्लैटिनम, तो क्या ये NO2 इसमें चेंज होगा, नहीं, ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। अगर मैं अमोनिया का डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ मोलिबेडनम में टंगस्टन के प्रेजेंस में, या फिर अमोनिया का डिकम्पोजिशन इस टेम्परेचर इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या ये अमोनिया का अमाउंट बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन हो जाएगी। जब तक कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड भी नहीं होगी। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, उसकी पावर कितनी है इस पे भी डिपेंड ना करे, वो किस पे डिपेंड कर रही है, अदर सब्सटेंस यानी कैटलिस्ट पे या अदर जो भी वहां पे कंपोनेंट्स है उस पे डिपेंड कर रही है, तब इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक लास्ट और लिखिएगा पॉइंट, एंजाइमेटिक कैटलिस्ट रिएक्शन। एंजाइमेटिक कैटलिस्ट रिएक्शन मतलब, ये भी एग्जांपल में नोट कर लीजिएगा, आपकी बॉडी में पेप्सिन एंजाइम है, अगर वो पेप्सिन एंजाइम काम ना करे तो क्या आप प्रोटीन का डाइजेशन कर सकते हैं। आप प्रोटीन 1 ग्राम खाओ या 1 किलोग्राम खाओ, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पेप्सिन एंजाइम का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डाइजेशन नहीं होगा। आप प्रोटीन कम खाओ या प्रोटीन ज्यादा खाओ, कोई मैटर नहीं करता। क्लियर ना बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही होंगी जिनके रिएक्टेंट पे डिपेंडेंसी ना हो, किस पे डिपेंडेंसी हो, अदर फैक्टर यानी जो कैटलिस्ट है या जो अदर सोर्स है उस पर डिपेंड होती है रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, इसको अच्छे से नोट डाउन करेगा, नीचे लास्ट एग्जांपल जरूर लिखिएगा, एंजाइमेटिक कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ठीक, देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। ठीक ना बेटा,
चलिए उसका भी डेरिवेशन करके देखते हैं, फिर एक साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक ना बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी है। चलिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब इसका डेरिवेशन अगर हम करें तो मान लो हमने एक रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, टाइम 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन A0 था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम t पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 80, यहाँ टाइम 0 पे 0 था, टाइम 80 पे यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट आया होगा, ठीक, हमें रिएक्टेंट से ही मतलब है। अब जब इसका हम इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, माइनस d इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT अपॉन dt, बताया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक। अब इसी का जब रेट लॉ लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू k इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT की पावर 1, बिकॉज रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट, और आपको बताया था पावर ये ऑर्डर को शो करता है। चलिए ये हो गया, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। जैसे इक्वल रखोगे तो d इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT अपॉन dt, हमको पता है ये माइनस कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा था ना, ये वैल्यू माइनस में है, ठीक, ये वैल्यू माइनस में नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने पे आपको जो इक्वेशन मिलेगा बेटा वो कुछ ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ln AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C, ठीक, वेयर C इज इंटीग्रेटेड कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेते हैं। हमें पता है जब टाइम 0 था, जो AT है वो किसके इक्वल रहा होगा, A0 के, वेरी गुड, AT A0 के इक्वल। जरा रखिए वैल्यू यहाँ पे, ln AT की जगह क्या रख सकते हो, A0 इज इक्वल टू माइनस k इंटू टाइम आपने 0 लिया है तो t की जगह 0 प्लस c, बताओ k इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln A0। यहाँ पे ln क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। अब इसको हम चेंज कर लेंगे log बेस 10 में, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये चेंज हो जाएगा log बेस 10 में। क्लियर है सबको? तो c इज इक्वल टू ln इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, c की वैल्यू, अब इसी c की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, तो क्या मिलेगा, देन ln AT अपनी जगह पे ही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln c की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, ln A0। आया समझ में? अब KT को इधर लेके आइए तो क्या मिलेगा, KT इज इक्वल टू ln A0 माइनस ln AT। क्लियर है सबको? ठीक। हमको पता है log A माइनस log B क्या होता है, log A माइनस B क्या होता है, log A अपॉन B। बोलिए, KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A0 अपॉन AT। बोलो बेटा, हो जाएगा ना, ln A0 अपॉन AT। नीचे स्पेस कम है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, ln KT इज इक्वल टू ln A0 बाई T। अब जरा देखो, T को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 बाई T ln A0 अपॉन AT। बोलो, होगा? T को हमने नीचे की तरफ कर दिया। और हमको पता है इस नेचुरल लॉगरिथम को जब log बेस 10 में चेंज करोगे तो K इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2.303 अपॉन T log A0 upon AT. This is the main formula of first order reaction, rate constant for first order reaction के लिए। ये फॉर्मूला है जिसके बिहार पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 2.303 क्या है, log बेस 10 में चेंज करने पे वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ता है। T क्या है, टाइम,
ए नॉट क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एटी क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है। अभी जब क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको अच्छे से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज इसको नोट डाउन करिए पॉज करके, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक, ये था फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना, ये फॉर्मूला। अब देखते हैं इसका हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ लाइफ को वो चीज देखते हैं बेटा, वो चीज समझते हैं। क्लियर है, आगे चले। चलिए हाफ लाइफ मैं रफ कर रहा हूं बेटा, देखो 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 मेरी बात ध्यान समझना। आपकी रिएक्शन वही थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ। इससे पहले हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था। ठीक, हाफ लाइफ को किससे डिनोट करते हैं बेटा, रक्षा टी हाफ से। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, टाइम जीरो पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट यहां था जीरो, टाइम को रखा टी हाफ। जब टाइम को आपने टी हाफ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 80 यहाँ पे था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 के। बोलो हो जाएगा। अच्छा, k इज इक्वल टू, हमको ये मिला था इक्वेशन पहले ही, k इज इक्वल टू t की जगह क्या रखोगे, 1 अपॉन टी हाफ। बोल बेटा ln, यहाँ क्या रखोगे, ए नॉट की जगह ए नॉट रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 80 की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई 2। बोल बेटा ए नॉट बाई 2। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल होगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू ln 2 अपॉन टी हाफ। बोल भैया टी हाफ। फाइनली टी हाफ को इधर करो तो क्या मिलेगा बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू ln नेचुरल लॉगरिथम को लॉग बेस 10 में चेंज करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.693 अपॉन के इधर कर दिया, टी हाफ इधर कर दिया। ये है बेटा हाफ लाइफ फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर है सबको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। अब इस पे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस पूछा कौन सा गया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या फिर जीरो ऑर्डर के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। आई बात समझ में, इसको अच्छे से नोट करिए। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए। क्लियर, चलिए अच्छे से नोट डाउन करिएगा बेटा इसको। चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक, लिखा हुआ है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। ठीक, कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ बताइए। ठीक, अब आप ये एनसीईआरटी में खोज लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है। लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट गिवन है, क्या क्या है देखो। पहले केस में दिया है 200 सेकेंड इनवर्स, दूसरे में दिया है 2 मिनट इनवर्स, तीसरे में दिया है k की वैल्यू कितनी दिया बेटा, 4 ईयर इनवर्स। 4 ईयर इनवर्स। आपसे क्या पूछ रहा है, टी हाफ। चलो देखते हैं, टी हाफ जब पहले के लिए सॉल्व करोगे फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के। जब आप पहले का निकालोगे फर्स्ट वाले केस का तो क्या हो जाएगा, 0.693, के की वैल्यू कितनी है, 200। ध्यान रखिएगा जो सेकंड में मिनट में है तो मिनट में, आवर में तो आवर में, चेंज मत करिएगा जब तक आपसे कहा ना जाए। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर मुझे बताइएगा कितना आंसर आएगा। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, के की जगह पे यहां सॉल्व करके आप खुद से कैलकुलेट करिए। टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 0.693 अपॉन के की जगह क्या आ जाएगा, 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा।
ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर के जो हाफ लाइफ है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, काफी सिंपल था, इजी था। कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करके देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए, ठीक। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, वहां क्वेश्चंस गिवन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में आंसर कुछ पॉइंट के डिफरेंस में होते हैं। अगर आप एग्जैक्टली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा, अदरवाइज वहां गलती होने के चांसेस होते हैं। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे गलती नहीं हो पाएगी, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कह रहा है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर, ठीक। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्ड would had only 80% ऑफ द कार्बन 14। देखो यहां लिखा हुआ कंटेन मतलब बचा है, डिसोसिएट कितना हुआ, खत्म कितना हुआ है, 20%। ये चीज ध्यान रखना बेटा, रिएक्शन में ये जरूर समझना कि बचा हुआ अमाउंट कितना है, हमें वही चाहिए, हमें 80 चाहिए ना। ए नॉट इनिशियल था, 80 फाइनल था, तो हमें 80 चाहिए, बचा कितना है, गया कितना है वो मैटर नहीं, उसको माइनस करके हमें बचा कितना वो चाहिए। यहां लिखा हुआ है कंटेंट। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी एक्सरसाइज में खोजिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर, मतलब टी हाफ आपको दे रखा है। चलिए, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड had only 80% of carbon 14 found in living tree. Estimate the age of sample. Estimate the age of sample. अब आपको पता है ये किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नहीं होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता ही रहेगा, टूटता रहेगा, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करके ही चलेगा। देखो अगर हम बात करें टी हाफ कितना दिया है बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 5730 ईयर। क्लियर है सबको? अच्छा 80 कितना दिया हुआ है, 80% बचा है, बताओ ए नॉट कितना रहा होगा, 100%। क्लियर है सबको? क्या पूछा गया आपसे, टाइम। क्या पूछा गया है, एस्टिमेट एज ऑफ सैंपल, टाइम। अच्छा टाइम निकालना है तो फॉर्मूला तो ये था ना 2.303 अपॉन के यहां था, के इधर कर लिया, ठीक, टाइम इधर आ गया, लॉग ए नॉट अपॉन 80, बोलो यही था फॉर्मूला। अगर टी आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, के। तो पहले के निकाल लेते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो बताओ के इज इक्वल टू कितना होगा, 0.693। टी हाफ की वैल्यू दे रखा है बेटा, ये रही 5730 ईयर। इसको सॉल्व करिए, ठीक, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो यहां रखिए। तो t इज इक्वल टू 2.303, मैं वही वैल्यू यहां रख दे रहा हूं बेटा, 0.693 अपॉन 5730। ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है सबको? लॉग ए नॉट की जगह क्या रखोगे 100, 80 की जगह क्या रखोगे 80, डिवाइड करोगे 10/80, 10/8 कितनी वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करिए, जो आएगी वैल्यू वो लॉग देख लीजिए, उस उतने की मतलब वो लॉग की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जैसे आपको मिले तो ये वैल्यू जाएगी ऊपर, कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 5730 इंटू अपॉन 0.693। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो बेटा, 10/8 पहले सॉल्व करिए, ठीक। सॉल्व करने पे जो आएगा उसके लॉग की वैल्यू देखिए, यहां रखिए, यहां रखने पर टोटल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये आपका टाइम आ जाएगा। जो आएगा आंसर वो ईयर में आएगा, बिकॉज जो टी हाफ दिया है वो ईयर में है। क्लियर है सबको? इतना तो आप कर सकते हो ना बेटा, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको बताया था लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप टेबल से देखो, आप ट्रिक से निकालो फटाफट लॉग टेबल से, इसको यहाँ वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करके आंसर जरूर चेक करिएगा, आपका आंसर सही आना चाहिए। अप्रॉक्स में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अदरवाइज सही आना चाहिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आंसर जरूर मैच करेगा।
क्लियर? और कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, निगेटिव जो भी है बेटा रिस्पॉन्स जरूर शो करिएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, ओके बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है ये। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 40 मिनट लगते हैं 30% डिकम्पोज होने में, तो बचा कितना है 70। कैलकुलेट टी हाफ, कैलकुलेट टी हाफ। देखो जरा टाइम कितना दे रखा है 40 मिनट, क्या निकालना है आपको टी हाफ। अच्छा ए नॉट कितना है 100% था, 80 कितना है 30% डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना बेटा 70%। वेरी गुड, पहले के निकाल लो, के भी नहीं पता है निकाल लो। के इज इक्वल टू क्या होता है मेरे लाल बोलो 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन क्या होता है बेटा 80। बताओ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन टाइम कितना है 40 मिनट, तो मिनट में ही लाना है आंसर आप। लॉग ए नॉट की वैल्यू 100 और 80 की वैल्यू 70, क्योंकि 30 तो जा चुका है, तो 10/7 लॉग 10/7 सॉल्व करिए, उतने की लॉग वैल्यू देखिए, यहां से के निकालिए, और जब आपका के निकल आए बेटा तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसी के की वैल्यू यहां पुट करिए, आपका टी हाफ आ जाएगा। कर सकते हैं इतना? आगे चले, इसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से इसको समझ के खुद से ट्राई करिए और सॉल्व करके फिर यहाँ पे रखिए वैल्यू, फिर यहाँ वैल्यू रखिए, आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक ना बेटा? जब कोई पेरेंट्स स्पेशली जो छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको पैदल चलना सिखाते हैं तो अपनी फिंगर पकड़ाते हैं, उसकी फिंगर नहीं पकड़ते। अपनी फिंगर पकड़ाने का मतलब है कि अगर आपने छोड़ा तो आप गिरोगे, हम पकड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, तुमको गिरने ही नहीं देंगे। तो अगर मुझे आपको सिखाना है तो मुझे आपसे उम्मीद ये है कि आप फिंगर पकड़ेंगे, अगर आप छोड़ेंगे तो आप गिरेंगे, बल्कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बेटा। मैं चाहता हूं कि आप यहां तक मैं बता रहा हूं, आप इसके आगे सॉल्व करिए तो आपको ये प्रोसेस फिर से माइंड में रिस्टोर हो जाएगी दोबारा से। आई बात समझ में? तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, आपसे कहीं से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बेटा। लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? इसमें क्वेश्चन तो बहुत है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर इज 60 सेकेंड इनवर्स, मतलब के की वैल्यू दे रखा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? कह रहा है कितना टाइम लगेगा कि वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिड्यूस हो जाए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू, 1/16th वैल्यू। चलो देखते हैं क्या निकल के आता है। कुछ स्टेप मैं बताता हूं, बाकी स्टेप आप कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। आपको के दे रखा है, क्या दिया बेटा? के दिया है 60 सेकेंड इनवर्स। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया बेटा? पूछा क्या गया है 80 जो दिया है 1/16 दिया है, तो बताओ ए नॉट कितना रहा होगा? 1 मान लिया, 1 का 1/16, परसेंटेज में नहीं 100 नहीं लेंगे वहां पे। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई 80। बोल बेटा, T इज इक्वल टू 2.303, के की जगह क्या रख सकते हैं 60 लॉग ए नॉट कितना है बेटा 1, 80 कितना है 1/16, 16 कहां चला जाएगा
ऊपर, तो बताओ t इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2.303/60 log 16। अरे 16 1 जा 16 और 16 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कितना 16, तो log 16 की वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू आएगी 2.303 में मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर लो, आंसर आपका आ जाएगा सेकंड में। एनी डाउट? कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा सबसे। आगे चले बेटा, क्लियर है सबको? ठीक, टाइम निकालना था, आप यहाँ टाइम सॉल्व करके आंसर जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे पूरी उम्मीद है आप आंसर वेरी ऑनेस्टली सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करिएगा बेटा। ठीक, एक अप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ी खुशी होती है बेटा। अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, ट्राई करिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। केवल इतना फोकस करिएगा कितना परसेंट अमाउंट बचा है, डिकम्पोज कितना है वो माइनस कर दीजिएगा, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है वो 80 होगा आपका। ठीक ना? तो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप आसानी से। नहीं सॉल्व होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे या फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। दो टॉपिक अभी रिमेनिंग है, ठीक, वो भी हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्रीनियस इक्वेशन। कोशिश पूरी है कि ये टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो, अच्छे से एक एक पॉइंट हमें समझना है।